राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हमारे साथ हैं युवा फिल्मकार आनंद गांधी। ना हम जानामि कंपी देवम न दैवम णद्धि इसरोणि अन्ता णद्धि सग्गा भूमिण निर्यम् नो जगकर्ताणो विकतायणाय जगहि सरोकोवि न रक्षौ न भक्षौ णय कालायो आदित्यो दण्डनायो कम्मुणो चैव दण्डम् हंसयमेवा सट्ठा भूताय मे सुहदुह। आम फिल्मों के नाटकीय कथानकों और स्थूल विषयों से अलग एक फिल्म मन को टटोलती हुई। As the planks of Theseus's ship needed repair, it was replaced part by part, up to a point where not a single part from the original ship remained in it anymore. Is it then still the same ship? If all the discarded parts were used to build another ship, which of the two, if either, is the real ship of Theseus? अपनी पहली फीचर फिल्म शिप ऑफ थीसियस से दुनिया भर के सार्थक सिनेमा प्रेमियों का ध्यान खींचने वाले आनंद गांधी ने फिल्म कला को उसकी सीमाओं से मुक्त कराने की एक कामयाब पहल की है। आप दवाई क्यों नहीं लेते हैं? मैं देखूं? क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, हर दवा के पीछे पशु इंसान है। पर आपके लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? मुंबई में पैदा हुए और यहीं पले बढ़े 33 वर्षीय आनंद गांधी की जिंदगी दिलचस्प उतार चढ़ावों की गवाह है। अपनी पहली ही फीचर फिल्म में परत दर परत पेचीदा सवालों और बहसों को पिरोते हुए आनंद गांधी ने अपनी दार्शनिक जिज्ञासाओं, कलात्मक अनुभूतियों और अभिव्यक्ति की बेचैनियों को जिस अनुशासन के साथ एक ढांचे में फिट किया है, उसने भारत में सिनेमा के सामने नई जिम्मेवारी प्रस्तावित की है। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, जिन लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ वो मेरा सम्मान करते हैं। इतना काफी है? मेरे लिए काफी है। जिंदगी इतनी विशाल है, दुनिया में कितना कुछ है। मुझे नहीं है जानने की इच्छा, तो इससे क्या मैं बुरा आदमी हो जाता हूँ? शिप ऑफ थीसियस बनाने से पहले आनंद गांधी 2 छोटी फिल्में राइट हियर राइट नाउ और कॉन्टिन्यूम बना चुके हैं। ये देख, क्या है? देख इधर देख। क्या है ये नहीं, फिल्में बनाने के अलावा नाटकों और टीवी में बहुत गहरे धंसे रहे आनंद एक अध्ययनशील, सजग और उधेड़बुन में लगे हर पल किसी नई गुत्थी से उलझते रहते हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद। हमें बताइए कि एक अनोखी फिल्म शिप ऑफ थीसियस, जो कि आपकी पहली फीचर फिल्म है, इसको बनाकर दुनिया भर में शोहरत के और कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद जो ज़िंदगी है उस पर नज़र डालने से पहले सरसरी तौर पर हम ये जानना चाहते हैं कि फिल्मों में ख़ासतौर पर ये जो ऑडियो विजुअल दुनिया है, इसमें आपका आना कैसे हुआ? मैं बचपन से ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा। फिर एक ऐसा अरसा आया जब मैंने सोचा कि मैं वैज्ञानिक बनूंगा और मैं जादूगर भी बनूंगा, और ये सोचा कि और लिखने की ख्वाहिश हमेशा से थी। मैंने पहली बार लिखना शुरू किया 6 साल की उम्र में। 6 साल की उम्र? हाँ, जब लिखना सीखा तभी से मैंने लिखना शुरू कर दिया।
ये सब कहाँ पर हो रहा था? आप पैदा कहाँ हुए? किस ये तरह मुंबई का में परिवार था? मुंबई में हो रहा था। मेरी परवरिश मेरी माताजी ने की और फिर मेरे नाना नानी ने। और इस दरमियान बहुत ही प्रोत्साहन मिला। पूरे मेरे बचपन में बहुत ही प्रोत्साहन मिला। मैं जो भी करना चाहता था उस चीज़ को लेके बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता था घर फिर से मुझे बताइए कि मुंबई के किस इलाके में ये हो रहा था, और आप लोग कितने भाई बहन हैं, और आपकी माँ ने आप को पाला, इसका मतलब आपके पिता नहीं हैं? जी। मेरी माताजी और मेरे पिताजी अलग हो गए जब मैं 7 साल का था और फिर वो गुजर गए। तो मेरी उनके साथ बहुत ही कम जान पहचान रही। मैं ज़्यादातर 1 साल 2 साल की उम्र से सिर्फ अपनी माताजी को ही जानता था, उनके साथ ही रहता था, उनके साथ ही। तो ये कौन सा इलाका था? मैं ज़िंदगी के पहले 7 साल साउथ बॉम्बे में, प्रिंसेस स्ट्रीट में। उसके बाद मेरी माताजी मुझे लेकर मेरे नाना नानी के यहाँ बोरीवली आ गई, तो सबर्ब्स में बॉम्बे के। और उसके बाद मैं जब 15 साल का था तब हम लोग घाटकोपर गए। और उसके बाद 20-22 साल की उम्र में मैं मलाड अंधेरी इस नेबरहुड में शिफ्ट हो गया। और इस बीच पढ़ाई क्या होती रही? सो इस बीच बहुत ही अलग अलग प्रकार की चीज़ों में दिलचस्पी रही। जैसे मैं बता रहा था कि मुझे वैज्ञानिक बनना था, जादूगर बनना था, लेखक बनना था, कलाकार बनना था। और जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया मुझे ये एहसास होते गया कि अगर मुझे वैज्ञानिक, जादूगर, कलाकार, लेखक ये सभी बनना है तो मैं फिल्म मेकर बन जाऊँ, तो ये सब चीज़ें एक साथ कर सकता हूँ। और कॉलेज मैंने यहीं मुंबई में की, पर कॉलेज एजुकेशन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा, क्योंकि जो भी चीज़ें कॉलेज में सिखाई जा रही थी या तो मुझे ऑलरेडी पता थी या तो बहुत ही आर्केक चीज़ें थी, बहुत ही इर्रेलेवेंट चीज़ें थी जिसका अभी मेरी ज़िंदगी के साथ कोई रेलेवेंस नहीं था। और कॉलेज में आप क्या सब्जेक्ट्स आपके कौन सी? मैंने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी, पर उसमें मुझे उस वक्त ऐसा नहीं लगा कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स में काफ़ी दिलचस्पी रख रहा था, मैं पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रख रहा था। मुझे फ़िलासफ़ी में, ख़ास करके फ़िलासफ़ी में, साइकोलॉजी में बहुत ही गहरी दिलचस्पी थी। पर कॉलेज में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसका एजुकेशन के साथ कुछ ताल्लुक़ था। तो उस टाइप के मैकेनिकल प्रोसेस में मुझे लगा कि मैं अपना वक्त ज़ाय कर रहा हूँ, और मुझे मेरे समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को। और वो तभी हो सकता है कि जब मैं अपना अभ्यास खुद डिज़ाइन करूँ, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन खुद डिज़ाइन करूँ। इसलिए मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट किया, पर कॉलेज से ड्रॉप आउट मैंने एजुकेशन के लिए किया, एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं। तो उसके बाद मैंने अपने आप को बहुत ही डिसिप्लिन किया और वो सारी चीज़ों में पढ़ाई करनी शुरू की जिन चीज़ों में मुझे दिलचस्पी थी। तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे कोर्सेज़ किए, अलग अलग वर्कशॉप्स किए, अलग अलग सेमिनार्स अटेंड किए, अक्रॉस द कंट्री में अलग अलग लोगों के साथ रहा, लोगों के साथ काम किया। बहुत ही हैंड्स ऑन तरीके से मैंने अपनी एजुकेशन डिज़ाइन की। मैं बात कर रहा हूँ 97 की, जब मैं 16 साल का था, 16-17 साल का, 97-98 की। मतलब वही कॉलेज छोड़ने के कॉलेज फौरन बाद। या इस बीच में अगर ये बहुत निजी और ज़ाती सवाल नहीं है, और जो अगर आपको परेशानी ना हो, मुझे बताइए कि परिवार में माँ जिस तरह आपको पाल रही थी, और आप लोग कितने भाई बहन थे, और क्या घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी जिससे कि आप देश विदेश की भी यात्रा कर सकते और बिना किसी नौकरी के दबाव में पढ़ाई छोड़कर और अपनी तरह का एजुकेशन डिज़ाइन कर सकते? नहीं, घर में आर्थिक स्थिति तो कुछ खास नहीं थी। बहुत ही मेरे नाना नानी बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे, और मेरी माताजी जब उनके साथ मुझे के आगे रहने के लिए, तब जीवन बहुत ही साधारण था। और बहुत ही एक छोटा सा घर था, एक चाली के बाहर, जिस घर की एक दीवार पतरे की बनी हुई थी, एक दीवार ईंट की थी, पर वो उस ईंट की दीवार में से एक पेड़ आ रहा था अंदर। और साथ ही में नानी जी बहुत ही हमेशा आकर्षित रही है साधु संतों की ओर। तो बचपन से परवरिश का वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, जहाँ पे अलग अलग
प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के विचारों से, अलग अलग प्रकार के धार्मिक साहित्यों से भी एक पहचान हुई, एक मुलाकात हुई। और उस दरमियान प्रश्न खड़े हुए, उस वजह से शायद बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल खड़े हुए। और सालों बाद मुझे मेरे फ़िलासफ़ी टीचर डॉक्टर अंतरकर ने कहा कि फ़िलासफ़िकल प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न वो प्रश्न हैं जो बच्चे भी पूछ लेते हैं, पर उसका जवाब पंडित भी नहीं दे पाते हैं, उसका जवाब स्कॉलर्स भी नहीं दे पाते हैं। और तो वो सवाल जो आज भी है ज़िंदगी में, वो सवाल तब पूछने शुरू हो गए। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या हो रहा है, क्या ज़िंदगी का कोई पर्पस है, क्या वो पर्पस ढूंढा जा सकता है, क्या हम कंक्लूसिवली कभी ये जान सकते हैं कि ब्रह्मांड किस चीज़ का बना हुआ है और कैसे बना हुआ है। ये तो खैर बाद में हुआ होगा, और जो कि अभी भी आपकी, और ये शायद मरतेदम तक ये क्वेस्ट जारी रहेगी कि हम कौन हैं, ज़िंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, जो कि आप अपनी फ़िल्म में भी बहुत ही सघन तरीके से डील कर रहे हैं। ख़ास तौर पर शिप ऑफ थीसिस से मैंने आपकी चूँकि पहली वाली फिल्में नहीं देखी, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उसमें फ़िलोसॉफिकल क्वेस्ट क्या है। लेकिन आप कह रहे थे कि ये जो 15-17 साल की उम्र है जिसमें आप अपना एजुकेशन खुद डिज़ाइन करने लगे, और उसके साथ साथ फिर आप आय के स्रोत आपने क्या ढूंढे होंगे, ये भी तो एक सवाल है। जी, तो जब हम घाटकोपर मूव हुए, मेरी माता जी की ने जब पुनः शादी की, और तब ये हुआ कि मेरी माता जी की आर्थिक स्थिति कंफर्टेबल हो गई, और मेरे जो पिता है, मेरे जो स्टेप फादर है, वो बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। तो उन्होंने कभी भी कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं आने दिया इन द सेंस कि हमेशा चीज़ें फैसिलिटेट की। तो जो मैं जो चीज़ें करना चाहता था वो मैं करता रहा। जैसे ही मैं 19 साल की उम्र से मैंने काम शुरू किया। मैं काम तो कर ही रहा था, मैं 15-16 साल की उम्र से काम कर रहा था। मैं ग्राफिक डिज़ाइन करता था। मैंने ग्राफिक डिज़ाइन स्टूडियो शुरू किया था 16 साल की उम्र में, सिसरोस ग्राफिक्स नाम का। और उसके बाद में हम वो पहला डिज़ाइन स्टूडियो था जो उस नेबरहुड में जो फोटोशॉप और ये सब चीज़ें लोगों को सिखाते थे, ये टूल सिखाते थे हम लोगों को। तो उसमें उस वजह से मेरी मुलाकात बहुत ही अमेजिंग लोगों से हुई। उस वजह से मेरी मुलाकात अभय मेहता से हुई, जो उस वक्त द बुल पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ, एनरॉन के खिलाफ पब्लिक लिटिगेशन लड़ रहे थे। और वो एक विसल ब्लोइंग वेबसाइट चलाते थे तब, altindia.net करके। तो उनके साथ मैंने काम शुरू किया, उनके साथ जुड़कर मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया। उसके साथ साथ आलोक उल्फत से मुलाकात हुई, तो रंगमंच उनके साथ मैंने शुरू किया। और जो मैंने कुछ ऐसे नाटक लिखे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे रजू किए गए, प्रस्तुत किए गए, और वो उनको बहुत ही सराहना मिली, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और उसके साथ नाटक मेरा ख्याल है कि किसी पॉलिटिकल एक इंटरवेंशन के लिए लिखे गए या नहीं। नाटक हमेशा जो मूल इंटरेस्ट रहा है, जो सेंट्रल इंटरेस्ट रहा है फिक्शन लिखते वक्त, भले वो रंगमंच हो या कहानी हो, कुछ भी हो, वो हमेशा से दार्शनिक रहा है, हमेशा से तत्वज्ञान का रहा है। और जो प्रश्न रहे वो तत्वज्ञान के रहे हैं, दार्शनिक रहे हैं। तो नाटक भी उसके आसपास ही लिखे जाते थे मेरे से। तो जो पहला नाटक लिखा था मैंने, जो अलग अलग जगहों पे परफॉर्म हुआ और काफ़ी अवार्ड्स मिले, काफ़ी सराहना मिली, उस नाटक का नाम था सुगंधी। वो एक एकांकी नाटक था, 40 मिनट का नाटक था। उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, नेशनल लेवल पे प्राइजेस मिले वगैरह। और उस नाटक की वजह से बहुत लोगों को मेरे काम के बारे में पता चलने लगा। तो उसे कुछ और काम मिला और वैसा काम मिला जो मैं करना चाहता था, जो मैं लिखना चाहता था। उस दरमियान टेलीविज़न के साथ एक स्टिंट हुआ जहाँ पे 19 और 20 साल की उम्र के बीच में 1 साल टेलीविज़न के लिए लिखाई की मैंने, 2 सीरियलें लिखी मैंने तब। और वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही
बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव था वो मेरे लिए, देखना कि जो मेरी लिखाई है उसे मैं एक बहुत ही अलग ढांचे में कैसे लिख सकता हूँ, या एक बने हुए ढांचे में एक ढांचा जिसमें ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेशन है, ऑलरेडी एक प्रकार की दुनिया है, उस दुनिया में मैं एज ए लेखक क्या कर सकता हूँ। लेकिन आप ये दो सीरियलों की चर्चा करते हुए बहुत जल्दी भाग खड़े हुए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो आपका चुनाव था कि आप उस तरह की लिखाई को देख सकें कि आप उस फ्रेमवर्क में कैसा लिख पा रहे हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो 2 सीरियल जिनकी बात आपने कही, आप खुद ही बताएंगे कि वो 2 सीरियल कौन से थे, जिनको जो बहुत रिफाइंड रुचि के लोग हैं जो आज आपकी फ़िल्म शिप ऑफ थीसिस देख रहे हैं, उनको शायद वो फूटी आंख ना सुहाते हो रहे हों वो सीरियल, लेकिन अगर बाय चॉइस आप उसमें उतरे तो वो क्या वजह थी? अपेरेंटली ये लग सकता है कि हो सकता है आप कुछ पैसे बनाने के लिए उतरे हों, लेकिन मुझे बताइए कि वो 2 सीरियल कौन से थे जिनमें आपने, क्योंकि वो शायद भारतीय सोप ओपेरा हिस्ट्री में सबसे लंबे सीरियल भी थे, तो मुझे बताइए उसका अनुभव क्या है? जो मेरे लिए जो चीज़ थी उस स्पेस में जो मुझे आकर्षित कर रही थी वो लिखने के लिए, वो आर्थिक नहीं थी, वो कारण कोई भी आर्थिक नहीं थे, वो कारण बहुत अलग अलग थे। तो मैंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि पहले के 80-85 एपिसोड्स के संवाद लिखे, और कहानी घर घर की के पहले कुछ 50 एपिसोड्स की पटकथा लिखी। पर साथ साथ में मैं और चीज़ें करके देखना चाहता था। मैं ऐसे भी नाटक बना रहा था जो बहुत ही अलग थे जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। मैं ऑब्जर्विस्ट थिएटर भी कर रहा था, मैं फिज़िकल थिएटर भी कर रहा था। उसके साथ साथ मेरी विज्ञान में रुचि बढ़ रही थी, मेरी फ़िलासफ़ी में जो रुचि थी वो एक स्तर पर पहुँच चुकी थी, वो काफ़ी इन्फॉर्म्ड हो चुकी थी तब तक। तो मैं बहुत सारी चीज़ों के साथ प्रयोग कर रहा था। तो ये एक तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रयोग था, ये देखना कि इस ढांचे में, इस मॉडल में, इस स्ट्रक्चर में जाकर क्या किया जा सकता है, और क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिखने के काबिल हूँ जो बहुत सारे दर्शक देखेंगे और पसंद करेंगे, कि क्या मैं सिर्फ वो चीज़ ही लिखने के काबिल हूँ जो सिर्फ 100 लोग दुनिया में समझ पाएंगे या एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। तो मैं देखना चाहता था एक तो कि मेरी रेंज क्या है, मैं दोनों जगह से अपने आप को स्ट्रेच कर रहा था। ये एक्सपेक्टेशन के साथ मैं बिल्कुल गया था कि शायद मुमकिन होगा, शायद संवाद लिखने में मैं कुछ ऐसी लाइनें लिख दूंगा जिससे कुछ जगहों पे कुछ अवेयरनेस के बीज बोए जाए और कुछ ऐसी बातें अंदर प्लांट हो जाए कि कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाए जिससे कुछ लोग इंस्पायर हो जाए एक तरीके से सोचने के लिए। ये अभिलाषा थी। ये हुआ या ना हुआ ये मुझे नहीं पता है, मुझे लगता है कि शायद नहीं हुआ, नहीं हो पाया उस ढांचे में, उस स्ट्रक्चर में वो कर पाना। जबकि मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि वो बहुत ही सक्षम माध्यम है और उस माध्यम का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ है। मैं ये बिल्कुल आज भी मानता हूँ कि डेली सोप जैसे माध्यम को यूज़ करके जो बहुत ही जो एक मिडिल क्लास इकोनॉमी पे बेस्ड है, यानी कि वो बेस्ड है उन लोगों पे जो लोग जिन लोगों को एक्सेस है टेलीविज़न सेट को सबसे पहले इस देश में, दूसरी बात केबल टीवी को शायद, और तीसरी बात जिन लोगों के पास एक्सेस है उन फाइनली उस पर जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को खरीद पाने। अब जो प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं उनके साथ आपको अगर दिक्कत हो और आप ऐसा एक माध्यम बना रहे हो जो वेहिकल है उन प्रोडक्ट्स को बेचने का, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप से वहीं पे और तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े होने लगे थे तब मेरे दिमाग में, और मैं सोच रहा था कि ये कैसे करें, और शायद तब मेरे पास सोल्यूशंस नहीं थे। अब मैं जैसे जैसे इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि अभी मेरे पास कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं जहाँ जो ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, और इसलिए हम कर भी रहे हैं। हम उस स्पेस में अभी फिर से मैंने 10 साल से सोचा था कि मैं कभी टेलीविज़न नहीं करूँगा ज़िंदगी में, क्योंकि उस माध्यम के साथ मुझे थोड़ी सी घिन सी आ गई थी। पर अभी मुझे लगता है कि वो इतना सक्षम माध्यम है कि उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने माल्कम एक्स के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। माल्कम एक्स ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया था एक बार कि
कि दो प्रकार के, जब स्लेवरी थी अमेरिका में, तब दो प्रकार के स्लेव्स हुआ करते थे, हाउस स्लेव्स और फील्ड स्लेव्स, घर में रहने वाले स्लेव्स और खेत में काम करने वाले स्लेव्स। अब ये जो दो स्लेव्स थे उनकी जो रहनी करनी थी वो थोड़ी थोड़ी सी अलग थी एक दूसरे से। जो फील्ड स्लेव्स थे, जो खेत में दिन रात तन तोड़ते थे, उनकी जो रहनी थी वो ये थी कि उनको 16-16 घंटे ठंड में धूप में काम करना पड़ता था। उनके पास, उनके बदन पे कपड़े नहीं थे, उनको खाने को खाना नहीं था, और उनके पास एक गर्म जगह नहीं थी जहाँ पे वो जाके अपने आप को रख सकें। जबकि जो हाउस स्लेव्स थे, उनके छत पर, उनके सर पर छत थी, उनको जो कपड़े मिलते थे वो उनके मालिक दे देते थे उनको कपड़े, पहने हुए कपड़े, और उनको खाना भी मिल जाता था जो घर का बचा बचाया खाना होता था। तो बहुत ही कंफर्टेबल जगह में रहते थे एक तरीके से, मतलब जो कंपेरेटिवली कंफर्टेबल जगह में रहते थे और खुश थे कहीं ना कहीं शायद। तो जब घर में आग लगती थी तो हाउस स्लेव दौड़ के आते थे, फील्ड स्लेव दौड़ के आते थे हाउस स्लेव के पास और कहते थे कि चलो निकलते हैं यहाँ से, और फील्ड स्लेव हाउस स्लेव को बांध देते थे कि चलो काम करो, हमारा घर बचाओ। और ये जो उदाहरण था ये मेरे दिमाग में बहुत दिन रात चलने लगा था। उस वक्त मैं सोचने लगा था कि क्या मैं एक हाउस स्लेव हूँ जिसकी पूरी की पूरी बाजी ये है कि कैसे ऐसे फील्ड स्लेव को बांध के रखें इस पूरे सर्कल में। दूसरा एक उदाहरण था, मैं वक्त ज़्यादा ले रहा हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है, जी बताइए। दूसरा एक उदाहरण था पीस साइनस का दिया हुआ, जो सालों के बाद मैंने देखा था। जो पीस साइनस ने बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया था कि नीरो, जो रोमन एम्परर था, नीरो नाम का, बहुत ही क्रूर एम्परर था, और उसने एक ज़माना ऐसा आया रोम में जब रोम की जगह जगह पे प्रॉब्लम्स थे। रोम के अपने जगह जगह पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। रोम का नॉर्थ जल रहा था, रोम का नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, रोम का सेंटर जल रहा था। तो रोम के हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ चैलेंजेस थे। किसान मर रहे थे और हर प्रकार के प्रॉब्लम हो रहे थे रोम में। और तब नीरो को लगा कि ये जो प्रॉब्लम है अभी, ये प्रॉब्लम वर्किंग क्लास से थोड़ी थोड़ी अभी ऊपर आ रही है, कि लोगों को नज़र आ रही है ये बात कि रोम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो सबको भी डिस्ट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो नीरो ने एक बहुत बड़ी पार्टी थ्रो की। ही थ्रू द बिगेस्ट पार्टी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ रोम, और उसमें उसने सबको बुलाया, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रॉयल्स, हर एक मिडिल क्लास से लेके एलिट क्लास के लोगों को, सबको आमंत्रण, सबको न्योता दिया गया, और सबके लिए एक बहुत बड़ी पार्टी योजी गई। और उसमें ये था कि रोम जल रहा है पर ये लोग पार्टी कर रहे हैं, और नीरो फिडल कर रहा है, नीरो बांसुरी बजा रहा है, और दिन रात पार्टी हो रही है। और रात को जब पार्टी हो रही है तब लाइट कहाँ से लाए? सारा फायरवुड ये लोग ख़त्म कर चुके थे अपनी पार्टी में। तो क्योंकि फायरवुड ख़त्म हो चुका था, तो दे गॉट प्रिजनर्स एंड दे बर्न द प्रिजनर्स एट स्टेक। उन लोग ने प्रिजनर्स को जला दिया, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जला दिया, ताकि जगह को लाइट अप किया जाए। और पीस साइनस एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं वो अपने इस उदाहरण में कि नीरो, चलो एक मिनट के लिए छोड़ देते कि नीरो कौन था, क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था। नीरो के गेस्ट कौन थे? ये नीरोज गेस्ट्स वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? जब रोम जल रहा था, जब उनका देश जल रहा था, तो वो लोग कैसे पार्टी कर रहे थे? और कुछ ऐसे सवालों ने हमेशा से एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट की, और वो डिस्कम्फर्ट है जो मुझे प्रोपेल करता है। इच्छा तो ये होती है कि कुछ ना करो। काश ऐसी जगह में होते हम जहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ता। काश ऐसी जगह में होते हम जहाँ पे रोज़मर्रा इतने सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते, तो मैं बहुत खुश होता। पर ये डिस्कम्फर्ट है नहीं करने का, कि मैं कैसे पार्टी कर सकता हूँ, कैसे शांति से बैठ सकता हूँ जब ये सब चीज़ें हो रही है, कैसे मैं नीरो का गेस्ट बन सकता हूँ। ये कुछ सवाल ज़िंदगी भर रहे हैं, जो पॉलिटिकल सवाल है, और जो फिलोसफिकल सवाल है वो शिप ऑफ थीसिस में फाइनली उतरे हैं। वो भी ज़िंदगी भर के सवाल रहे हैं पिछले 12 साल के। तो वो टेलीविज़न सीरियल्स लिखते वक्त ये सारे सवाल
सवालों की शुरुआत हुई थी। ये सवाल पूरी तरह से बने नहीं थे, पर इन सवालों की शुरुआत हुई थी कि मेरा रोल क्या है, मैं क्या बेच रहा हूँ, किसको बेच रहा हूँ, क्यों बेच रहा हूँ, और मैं क्या बातें बता रहा हूँ, क्या इम्पैक्ट है इन बातों का। आनंद जी, बातों का सिलसिला इस तरह चल रहा है आपके साथ कि दिल करता है कि ये बातें कभी ख़त्म ही ना हों, क्योंकि जिस तरह आपकी क्वेस्ट है ज़िंदगी को लेकर और सवालों को लेकर, वो ख़त्म नहीं होती। बातें बहुत दिलचस्प हैं। हम समझते हैं कि जहाँ तक हम पहुँच गए हैं इसमें बातचीत को यहाँ पर हम विराम देते हैं और बातचीत का अगला हिस्सा हम अगले प्रोग्राम में जारी करेंगे। आनंद गांधी के साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का अगला हिस्सा देखिए अगले प्रोग्राम में। कुछ कहना चाहते हो गुफ्तगू के बारे में तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर। एक बहुत बड़ी प्रजा है जो अब तक इस बात के साथ सहमत नहीं है कि शायद पृथ्वी गोल है, इस बात के साथ सहमत नहीं है कि हम इवॉल्व हुए हैं 450 करोड़ साल में, कि किसी भगवान ने हमें यहाँ पे बना के रख नहीं दिया है। मतलब ये बहुत ही बेसिक बातों पे लोग अब तक सहमत नहीं हुए हैं, जो फैक्चुअल है और जो फैक्ट्स एस्टैब्लिश होकर 300-400 साल हो चुके हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं कि हम किस तरह का साहित्य पढ़े, किस तरह का सिनेमा देखे, तो वो तो बहुत बात की बात हो जाती है। यहाँ तो बेसिक चीज़ें अब तक जगह पे नहीं है।